ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग परमाणु आकार के बारे में बात करेंगे। 11वीं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। वैसे ये टॉपिक जो है आईआईटी जेईई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु का आकार आवर्त सारणी में किस प्रकार से देखा जाता है, ऊपर से नीचे आने पर, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने पर, सारे वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और मजे की बात बताऊं आपको, आज की क्लास में आप जो भी टॉपिक सीखोगे 10th में आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, तो बहुत एक्साइटिंग सी क्लास रहेगी आपके लिए, क्योंकि जो भी टर्म्स आप पढ़ने वाले हो सारी आपके लिए नई है। तो चलिए शुरुआत करते बिना समय खराब किए, हेडिंग लगाएं परमाणु आकार। टॉपिक बहुत स्मूथ चलेगा अगर आप एक एक चीज को इजीली समझते हुए चलेंगे। परमाणु आकार इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक साइज। देखो, एटॉमिक साइज को परिभाषित किस प्रकार से किया गया है वो आपको बताता हूं मैं। परिभाषित इसको ऐसे किया गया था कि परमाणु में आपको अच्छे से पता है नाभिक होता है, और नाभिक के बाद अलग अलग कोश होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है जिसके पास नाभिक है, और नाभिक के पास बाद उसके पास दो कोश हैं, ठीक है। इसके बाद n बराबर 1 है और इसके पास n बराबर 2 है। इस तरह से दो कोश वाला आपका ये परमाणु है। अब सवाल यहां पे आता है कि ये जो परमाणु है इसका बाह्यतम कोश कौन सा है। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहर वाला कोश होता है उसको हम कहते हैं बाह्यतम कोश। तो ये कौन सा कोश है? बाह्यतम कोश। आज बोर्ड मिसबिहेव करेगा मॉइस्चर के कारण। बाह्यतम कोश, बात देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है उसको हम बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। नाभिक की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है उसे हम कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या के आधार पर ही, मतलब जो आपकी परमाणु त्रिज्या है उस परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही हम बताते हैं परमाणु का आकार। सिंपल भाषा में, अगर त्रिज्या ज्यादा है तो हम बोलते हैं परमाणु का आकार ज्यादा है, अगर त्रिज्या कम है तो हम बोल देते हैं कि परमाणु का आकार भी कम है। परंतु ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि बाद में ये बात समझ में आ गई थी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या है? तरंग है। तो इस तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह घूम रहा है। तो उस प्रकार में, उस परिभाषा के हिसाब से या वेग के उस गुणधर्म के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पता लगाना मुश्किल है। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो त्रिज्या r निकालना है ये भी मुश्किल है, और इसके आधार पर परमाणु की त्रिज्या या आकार को परिभाषित करना या उसके बारे में समझना वो भी अपने आप में मुश्किल हो गया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बैठ करके दिमाग लगाया कि भाई आई से तो काम नहीं चलेगा। आपका जो परमाणु है वो बाउंडेड स्टेट में हो, मतलब आपका जो ये एटम है, आपका जो परमाणु है, जब ये बंद बना रहा हो, या सिंपल भाषा में बोले जब आपका परमाणु कहीं पर बंधित हो, उस समय हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। और वो अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट तरीका रहेगा, और वो तरीका हमें सबसे पसंद आएगा। अभी जब इस तरीके के बारे में बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बट अभी जो आपने सीखा है उसको मैं 10-15 सेकंड में आपको बता दूं। आपने ये सीखा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसको हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और पहले हम लोग परमाणु त्रिज्या के आधार पर परमाणु आकार बताते थे, परंतु परमाणु त्रिज्या का डायरेक्ट मापन करना संभव नहीं है, इसलिए हम परमाणु को बंधित अवस्था में देखते हैं, और उस समय जब वो बंधित होता है तो हम परमाणु त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। जब हम परमाणु की त्रिज्या निकाल रहे होते हैं, आराम से समझिएगा, जब हम परमाणु की त्रिज्या निकाल रहे होते हैं जब वो बंधित अवस्था में हो, या फिर वो किसी के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा हो, उस समय जब हम उसकी त्रिज्या निकालते हैं तो वो 4 प्रकार की निकल के आती है। पहली, वॉन्डरवॉल त्रिज्या। ये दीवार नहीं है, नाम है वॉन्डरवॉल त्रिज्या। दूसरी आपकी सहसंयोजी त्रिज्या।
वॉन डर वॉल त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, उसके बाद आपकी आयनिक त्रिज्या, और फिर आपका आता है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या वैसे बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आयनिक त्रिज्या गंदी बात, आयनिक त्रिज्या वाला सेक्शन अपन इधर ले लेते हैं और धात्विक त्रिज्या को तीसरे नंबर पर डाल देते हैं। राइट, ये 4 त्रिज्याएं आपको पढ़नी है। नंबर 1 वॉन डर वॉल त्रिज्या, नंबर 2 सहसंयोजी त्रिज्या, नंबर 3 धात्विक त्रिज्या, नंबर 4 आयनिक त्रिज्या। क्लियर? शुरू करें, आगे बढ़े। चलो अब एक एक करके चारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सहसंयोजी त्रिज्या। ये सिंपल है, सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। हालांकि नंबर 1 पे हमने वॉन डर वॉल लिख दिया था, बट कोई बात नहीं। सहसंयोजी त्रिज्या, इसका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कि H2 है ना, H2 है। एक H2 के बारे में विचार करते हैं। जो एक H2 है वो कैसे बना हुआ है, विचार करो। एक H2 के अंदर 2 H के एटम है, एक H का एटम, दूसरा H का एटम, और इन दोनों के बीच में बंध बना हुआ है। एक H और दूसरा H। भले ही आपने 10th क्लास में थोड़ी कम पढ़ाई की होगी, मानता हूं, बट इतना तो पढ़ा है कि एक H और एक H इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, उससे बनता है H2, और H और H के बीच में एकल बंध होता है। ये तो पढ़ा है आपने, इतनी लापरवाही भी नहीं की होगी आपने। तो आप जानते हो कि एक H और दूसरे H एक दूसरे से क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। वो एक दूसरे के पास आके एक दूसरे में मिलते हैं, तब जाकर के सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब एक H ने दूसरे H के साथ सहसंयोजी बंध बना लिया है, मतलब आपका परमाणु कैसी अवस्था में आ चुका है, अब बंधित अवस्था में आ चुका है। कौन सा बंध बना है, सहसंयोजी बना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ देखना आप तगड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नाभिक है और इसका जो नाभिक है, उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब उनके बीच की जो भी दूरी है, उसका अगर हम आधा कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगी त्रिज्या। हो गया जुगाड़। हम अकेले परमाणु में नहीं कर पा रहे थे, हम अकेले परमाणु के, हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न था ही नहीं कि हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी माप सकें डायरेक्टली। तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, हम एक काम करते हैं, हम जब वो बंधित अवस्था में आएगा, जब वो बंध बना रहा होगा, तो उसके नाभिकों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे और हमें त्रिज्या मिल जाएगी। और ये सहसंयोजी बंध के बनने के समय मिली है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सहसंयोजी त्रिज्या। शॉर्ट में मैं इसको सह लिख के छोड़ रहा हूं। क्लियर है? बताओ। अब यहां एक नोट का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। नोट का पॉइंट यह है, जैसे 2 परमाणु हैं ए और बी, और ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ए की और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक समान है। अब आप ही बोलोगे सर विद्युत ऋणात्मकता एक समान होने का क्या मतलब है? इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट में बहुत डिटेल में आपको विद्युत ऋणात्मकता पढ़ना है, पर अभी मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं। जैसा होता ही है कि जब 2 परमाणु आमने सामने आते हैं और बंध बनाते हैं, तो उनके बीच में बात ये होती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जितने इस एच के हैं उतने ही इस एच के हैं, दोनों इसका मिल बांट करके उसको यूज करेंगे। ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है, जैसे H और H के बीच में दिक्कत नहीं है, H और H के बीच में दोनों हाइड्रोजन है, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी है। मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना कब्जा रख रहा है, उतना ही कब्जा इसका है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। परंतु कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे मान लो HCl आ गया, तो HCl में क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है और क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है। तो बात तो ये हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में रहेंगे, साझेदारी के, शेयर किया है ना, बीच में रहेंगे, बात ये हुई थी। परंतु होता है कि Cl नौटंकी करता है, Cl बोलता है कि भाई मेरे पास ज्यादा प्रोटॉन है,
मेरे पास ज्यादा ताकत है, मैं इसको अपनी तरफ खींच लूंगा, और वो हल्का सा इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, ऐसे हम बोलते हैं। तो हल्का हल्का आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है तो हम बोलेंगे EN A EN B के बराबर है। तो उस समय जो त्रिज्या R है वो सिंपल होगी R, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, 1 मिनट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको हम D बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस D होगा। पहले वाले की त्रिज्या अगर RA है, दूसरे वाले की त्रिज्या RB है, तो D बराबर होगा सिंपल RA प्लस RB। इस तरह से सिंपल होगा RA प्लस RB। अगर मैं ये बोलूं कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है और ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है बी से, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इस बात पर विशेष गौर फरमाएं। बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी से। लिखें, देखो ऐसे केस में जो डी आएगा वो आएगा RA प्लस RB माइनस 0.9 चाहिए माइनस चाहिए बी। और ये ए और बी क्या है, सिंबल के बारे में आप आराम से बाद में देखते रहना। ए और बी है, ये है ए का विद्युत ऋणात्मकता और ये है बी का विद्युत ऋणात्मकता। इस फॉर्मूले को याद रख लो, जब बाद में विद्युत ऋणात्मकता अच्छे से समझोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ यहां तक बेटा? बस याद रखना कि इस तरह से चीजें बदल जाती हैं। और डी क्या है, डी वही है ए और बी के बीच की अंतरानाभिक दूरी बोलते हैं इसको। ये डी जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरानाभिकीय दूरी। और ये जो त्रिज्या इसका नाम क्या है, सहसंयोजी त्रिज्या। क्लियर हो गया सबको? गुड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वॉन्डरवॉल त्रिज्या। सेकंड, कभी कभी क्या होता है, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मतलब ही नहीं होता, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता मतलब समझना। जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ में सेल्फ इंटरेस्ट था, जिसके कारण वो पास में आए। इन दोनों को अपना, आपको पता है इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1। और ध्यान देना, एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है। तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के मोहताज हैं, इसलिए वो सामने आकर के मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई बीच में रख लेते हैं अपन अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब मेरे भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आपके भी हैं। अपन दोनों का मतलब सॉल्व हो गया, इसलिए हम लोग आपस में मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और इनके बीच में बन जाता है बॉन्ड। पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में, ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसे भी परमाणु होते हैं, ऐसे भी तत्व होते हैं जिनको आपस में मतलब ही नहीं होता। जैसे एक हीलियम जो है उसको दूसरे हीलियम से कोई मतलब ही नहीं है यार, नहीं है मतलब। क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 1s2 और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 1s2। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे के पास आकर के बॉन्ड बनाने का। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग इनके बीच के बॉन्ड बनने का वेट नहीं करते। इस केस में हम क्या करते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे के सबसे पास होते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक कमरे में हीलियम गैस भर रखी है तो एक हीलियम दूसरे हीलियम के पास तो आएगा। अब एक हीलियम दूसरे हीलियम के जितना भी पास आ सकता था उसको आने दो। अब मान लेते हैं इससे ज्यादा पास ही आपस में आना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं ठीक है बेटा तुम ऐसे ही रहो, हम तुम दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को माप लेते हैं और उसी दूरी का आधा कर देते हैं और वो कहलाएगी वॉन्डरवॉल त्रिज्या। तो जब एक तत्व को दूसरे तत्व से मतलब नहीं होता, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वो जितना भी पास आ सकते थे हम उनको आने देते हैं। अब जितना पास आ चुके हैं ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। और केमिस्ट्री में इसका नाम भी है, अगर 2 लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो वो जब पास आएंगे तो सिंपल गुरुत्वाकर्षण बल ही यहां पर काम कर रहा होगा, जिसके कारण वो थोड़े बहुत एक दूसरे के पास है। यहां उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोलते, यहां हम उसको बोलते हैं वॉन्डरवॉल बल। चाहो तो नोट करके रख लो, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ना है केमिस्ट्री में, अभी नहीं पढ़ना है। अभी इतना ध्यान रखो
कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और केमिस्ट्री में गुरुत्वाकर्षण बल जैसी कोई चीज हम बोलते नहीं है, अणु के लिए हम बोलते हैं वॉन डेर वाल बल। तो जब एक को दूसरे से मतलब नहीं है तो वो एक दूसरे के पास में केवल हल्के से फोर्स से, हल्के से बल से एक दूसरे के साथ है, जिसका नाम क्या है, वॉन डेर वाल बल। बोलो समझ में आ गया? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब आगे ये बात आती है यार, अच्छे सुनना, आगे ये बात आती है कि इन दोनों के बीच में जितना ये पास आ गए, हमने इनकी त्रिज्या निकाली, वही आपकी क्या कहलाएगी, वॉन डेर वाल त्रिज्या। जैसे मान लो आपके पास एक अणु है ए और बी, ए बी ने मिलकर के एक अणु बना रखा है, तो ए और बी ने मिलकर के एक अणु बना लिया है। अब दूसरे ए और बी को मतलब नहीं है इस अणु से, तो ये दोनों दोनों अणु एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अगर ये दोनों अणु एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और हमें एक ही त्रिज्या निकालनी है, तो हम देखेंगे कि दोनों कितना पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के कितना पास में आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका ए और बी है, तो इसके सामने हम इस तरह से वेट करेंगे कब बी और ए इसके सामने आ जाए, और उस समय इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए होगा डी बी बी, बीबी के बीच की दूरी, और आर बी बी निकालना है, आर बी निकालना है, तो वो हो जाएगा डी बी बी डिवाइड बाय 2। इस तरह से हम जो दूसरा वाला तत्व है बी, उसकी त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे। सही है। और इसके आगे मान लो एक तत्व आ गया आपके पास, इस तरह से जो तीसरा वाला है वो मान लो ऐसे आ गया इधर ए बी, ये जितना पास आ सकते थे आ गए। तो अब इनके बीच का हाफ कर लेंगे अपन। ये अंतरानाभिक दूरी किसके बीच की, ए और ए के बीच की है। यहाँ से कौन सी त्रिज्या निकल के आएगी, ए की त्रिज्या निकल के आएगी। इस प्रकार से हम ए की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि ये त्रिज्या कौन सी है, वॉन डेर वाल त्रिज्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब एक सवाल आपसे पूछेंगे, इन दोनों त्रिज्याओं में से कौन ज्यादा है? तो सहसंयोजी त्रिज्या में आप देखो परमाणु एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, तो उस कारण से ये त्रिज्या कम आ रही है, और यहाँ पे परमाणु एक दूसरे से दूर दूर है, तो ये जो त्रिज्या हम निकाल रहे हैं ज्यादा आएगी। इसका मतलब एक कंक्लूजन ये है कि वॉन डेर वाल त्रिज्या जो है वो ज्यादा आती है सहसंयोजी त्रिज्या से। राइट, पक्का? बताइए, एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, सब बच्चे ओके ओके कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तीसरी वाली है आपकी धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस बोलते हैं इसको, मेटेलिक रेडियस। अब जरा चेक करते हैं कि मेटेलिक रेडियस कैसे कैलकुलेट होती है ना, लेट्स चेक इट। देखो, जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये सोडियम, सारे सोडियम है ना। अब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले, वो ध्यान से सुनना। ये सोडियम का पूरा एक ब्लॉक ले लिया अपन ने, ये सोडियम के सारे तत्व हैं। अब क्या होता है, सोडियम क्या करता है, अपने बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन ना, आपको पता है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम नंबर 11 पे आता है। अगर इसका विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है ऐसे। तो सोडियम जैसे अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, नाभिक उसको छोड़ देता है कि ठीक है जा, तो जैसे ही नाभिक उसको फ्री करता है, Na के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ऐसे ये जो Na है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, और सारे क्या बन जाते हैं, प्लस 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 प्लस। तो धातु क्या करता है, धातु अपने बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूं, धातु अपना बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फ्री कर देता है। अब धातु ने अपने बाह्यतम कोश के सारे इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर दिया, और खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप दिमाग लगाओ, यहां पर नेट चार्ज कितना है, नेट आवेश कितना है,
अगर हम यहाँ पे नेट आवेश चेक करें, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस है, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस है, तो नेट आवेश कितना है, 0 है। मतलब अभी भी आपका तत्व कैसा है, उदासीन है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर जा सकता है? सोचते हैं, यहाँ प्लस का 6 है, माइनस का 6, अभी नेट आवेश कितना है, 0 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जिसको सोडियम ने फ्री कर दिया है घूमने के लिए, अगर ये कमरे से बाहर निकलता है, मतलब इस क्रिस्टल से बाहर निकलता है, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूं सोडियम की धातु से बाहर निकलता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये वाली गणित गड़बड़ हो जाएगी। 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस हो जाएगा, प्रोटॉन तो नहीं, 6 प्लस हो जाएगा, और 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा, नेट आवेश क्या आ जाएगा, प्लस का 1। मतलब इस पूरे धातु पर एक नेट आवेश आ जाएगा प्लस का 1, और वो जो नेट आवेश आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच करके अंदर ले आएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी औकात भूल करके बाहर नहीं जा सकता, ये आपने यहां पर सीखा। अब हो सकता है कि आप लोगों को कम समझ में आया हो, तो एक बार मैं कहानी आपको वापस समझाता हूँ। जितने भी धातु के परमाणु हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, जितने भी धातु के परमाणु हैं वो क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। और जैसे ही वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उनके साथ एक दिक्कत होती है कि वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Na प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अब क्या होगा, Na प्लस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन माइनस हो चुका है, उनके बीच में क्या रहेगी, प्यार मोहब्बत। तो एक्चुअल में अभी अगर अपन ओवरऑल चेक करें, तो यहाँ प्लस का 6 और माइनस का 6, नेट आवेश 0 है। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये मुक्त है। बट मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि ये परमाणु को छोड़ के बाहर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस धातु को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही धातु को छोड़ के बाहर जाएगा, जो उदासीन था उससे प्लस आवेश आ जाएगा। इसके पहले 6 प्रोटॉन, 6 प्लस 6 माइनस था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा धातु से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ 5 और प्लस का 6 और माइनस का 5 हो जाएगा। तो नेट आवेश कितना आ जाएगा, प्लस का 1। और वो क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने घर में ले आएगा। सही है। आपके माँ बाप ने आपको छूट दे रखी होगी ना कि अपने दोस्तों के पास आप घूमने जा सकते हो, मिलने जा सकते हो, शाम को 1 घंटा घर के बाहर जा सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिना माँ बाप को बताए शहर छोड़ के चले जाओगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे, वैसे ही माँ बाप जो है वो आपको खींच करके वापस घर में ले आएंगे। सही बात है। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को इतनी आजादी है कि तुम थोड़ा रोते फिर लो धातु के अंदर, पर इतना नहीं है कि तुम धातु छोड़ के बाहर चले जाओ। अगर ऐसा करोगे तो हम तुमको वापस से खींच के अंदर ले आएंगे। ये बात समझे यहां तक। इसका फायदा क्या है, देखो, हमें ऐसा कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि एक सोडियम दूसरे सोडियम के साथ क्यों रहता है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि लोहे का एक परमाणु लोहे के दूसरे परमाणु के साथ चिपक करके क्यों रहता है। और आपको अच्छे से पता है कि वो चिपक करके रहता है, क्योंकि आपने आसपास ऐसी मजबूत मजबूत चीजें देखी होंगी जो लोहे से मिलकर बनती हैं। लोहे की खिड़कियां बनती है, लोहे की गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, मजबूत लोहे से ट्रेन की पटरी बनती है। तो कहने का मतलब इतनी मजबूत धातु है, तो उसके अंदर एक Fe को दूसरे Fe से ऐसा क्या लगाव है कि वो आपस में इतना मजबूती से पास में चिपका हुआ है और ठोस रूप में दिखाई दे रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि यार एक्चुअल में हर Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, और क्योंकि Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो सारे Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और आपको पता है Fe 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो हर Fe के ऊपर कितना चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और जो इलेक्ट्रॉन उसने फ्री कर रखा है ना, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही फ्री है कि बस वो धातु के अंदर घूम सकता है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, और माइनस के चक्कर में प्लस आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इस सोडियम को भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये इस सोडियम को भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये इस सोडियम को भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तरह से एक सोडियम को दूसरे सोडियम से प्यार करने का बहाना मिल गया। इलेक्ट्रॉन उनको बीच में ले आया। जैसे एक कुत्ते को, 2 कुत्ते हैं, उनके बीच में एक हड्डी रख दी जाए, तो वो एक हड्डी का एक मुंह एक कुत्ता पकड़ लेगा, उसी हड्डी का दूसरा मुंह दूसरा कुत्ता पकड़ लेगा, और दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे। हालांकि एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते से नफरत है, पर उस हड्डी ने उनको बांध रखा है। ऐसे यहां पर आप देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे Na+ जो है इस इलेक्ट्रॉन के प्यार के चक्कर में वहीं पे बंधे रहेंगे मजबूती से। और ये जो पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न को हम लोग नाम देते हैं धात्विक बंध।
और इस पैटर्न को बहुत अच्छा बोलते भी है। इसको अपन इस तरह से कहते हैं कि धात्विक बंध के अंदर क्या होता है, समझ पा रहे हो? कमेंट करो। धात्विक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, ध्यान से सुनना शब्द, इलेक्ट्रॉनों के, इसको हम ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। तो लॉजिक समझ में आ गया सबको? ये होता है कॉन्सेप्ट धात्विक बंध का। मजा आ गया सर उदाहरण में? कुत्ते बिल्ली का उदाहरण दिया करो सर, अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। चलो, प्यार मोहब्बत भी अच्छी लगती है सर। प्यार मोहब्बत, कुत्ते बिल्ली सब बहुत पसंद है हमको। पढ़ाई लिखाई के अलावा आप ऐसी बातें करोगे ना, हम हमेशा आपकी क्लास में आएंगे। जैसे ही आप बहुत सीरियस पढ़ाते हो ना, हमारे को भी अच्छा नहीं लगता है ना। सही है भाई। ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या समझा रहा था पता है? मैं आपको अभी तक धात्विक बंध समझा रहा था कि धात्विक बंध कैसे बनता है। तो हमेशा हर एक धातु क्या करती है, पॉजिटिव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन और धातु के बीच की प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये सब साथ में चिपके रहते हैं। इसको बोलते हैं धात्विक बंध। और क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के बीच का आकर्षण है, और इस आकर्षण का नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अरे बहुत मजबूत होता है ये, इसलिए तो धात्विक बंध इतना मजबूत होता है, इसलिए तो लोहा इतना मजबूत होता है। लोहे को आप तोड़ नहीं सकते हो इतनी आसानी से। ठीक है, अब इस समय जब आपके धातु धात्विक बंध बना रही है, उस समय हम उनके नाभिक के बीच की दूरी निकाल लें और उस दूरी का आधा कर दें, तो यह कहलाएगी धात्विक त्रिज्या। मुझे इतनी सी ही बात समझानी थी आपको कि जब ये धात्विक बंध बना रहे होंगे, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ ऐसे होगा, उस समय हम क्या करें, इनके नाभिक के बीच की दूरी निकाल लें, तो वो क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या। 11वीं क्लास चलेगी सेम टाइम पे, जो रेगुलर टाइम होता है उसी पर चलेगी, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर पता कैसे चलेगा कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? बताओ। देखो बेटा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि धातु अपने आप में उदासीन ही होती है हमेशा। तो जितना आप सोचो ना, Fe का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको समझ में आएगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए। सोडियम का देख के समझ में आ रहा है अपन को कि सोडियम अपने 3s को हटाना चाहता था ताकि जो बचा रहे वो पूरा रहे। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप का है। तो ये चाहता है कि इसको भर ले, तो उसको भरना तो मुश्किल है इसके लिए, तो ये क्या करता है, इसको खाली कर देता है। इसको बाहर निकालने के बाद जो बचा कुछ है वो सारा अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। सीधी सी बात है। कन्हैया चौधरी, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ बेटा कि 12th की लाइव क्लास एज यूजुअल जो टाइम उस पर चलेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टाइम बता दिया जाता है। एप्लीकेशन को ओपन करते सामने टाइम टेबल आता है। अगर आप सेम कमेंट बार बार करते रहोगे तो मुझे आपको थोड़ी देर के लिए टाइम आउट करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलो, अब मैं आपसे बोलूं कि कंपेयर करके बताओ मुझे कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या को कंपेयर करो। मेरे हिसाब से इन तीनों को कंपेयर करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वॉन्डरवॉल त्रिज्या में दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, धात्विक त्रिज्या में दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करते हैं, और सहसंयोजी त्रिज्या में दोनों एक दूसरे के अंदर होते हैं ऐसे। तो अब अगर आपको बोला जाए कि इनको कंपेयर करो तो आप आराम से कंपेयर कर लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि ये दूर दूर है तो यहाँ पे डी ज्यादा है, डी ज्यादा है तो उसका आधा भी ज्यादा होगा। यहाँ पर डी इतना है और यहाँ पर डी कम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में घुस गए हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है? वॉन्डरवॉल की। उससे ज्यादा किसकी है? धात्विक की। और सबसे कम किसकी है? सहसंयोजी की, क्योंकि सहसंयोजी में तत्व एक दूसरे में, परमाणु एक दूसरे में घुस गए ऐसे, तो बीच का डिस्टेंस काफी कम हो गया है। इसमें सटीक मान सकते हैं और इसके अंदर काफी ज्यादा है। तो ये ध्यान रखें कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या हमेशा ज्यादा होती है, उसके बाद आपकी धात्विक त्रिज्या आती है, और सबसे कम कौन सा होता है? सहसंयोजी त्रिज्या आती है। बताओ यार। सर विकर्ण संबंध समझा दो, टॉपिक आने पे समझाएंगे बेटा। विकर्ण संबंध आ जाएगा कल परसों में। आज हमारा सारा डिस्कशन जो है परमाणु त्रिज्या के ऊपर और परमाणु आकार के ऊपर ही रहेगा। हाँ, जितना पॉजिटिव है टोटल उतना ही टोटल नेगेटिव रहेगा, हमेशा ये बात ध्यान रखें। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर 6 सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 माइनस निकला है तो 6 प्लस है, ऑब्वियस ही बात है।
आ गया समझ में? अब अपन देखते हैं कि परमाणु आकार किस प्रकार बढ़ता घटता है जब अपन एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं और एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसको चेक करते हैं, ध्यान से सीखना और समझना। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। अपन एक काम करते हैं, हलीना के रब से फरियाद, इसको ले लेते हैं, हलीना के रब से फरियाद। इसको लेकर के वर्ग का ट्रेंड समझ लेते हैं कि वर्ग में क्या ट्रेंड चल रहा है, और हम लेफ्ट टू राइट लेकर के हम लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं बकनॉफनी, बकनॉफ, इनको ले लेते हैं, बकनॉफ को ले लेते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, भूल गए, याद नहीं है आपको, आवर्त सारणी भूल गए? ये देखो आवर्त सारणी ले लो, वर्ग देख समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये आपका हो गया ग्रुप 1। ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है चेक कर लेंगे। और बकनॉफ, ये रे बकनॉफ, आप ऐसे याद रख सकते हो इनको, बकनॉफ, बकनॉफ से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आप एक बात बताओ आकार बढ़ेगा कि कम होगा? इस चैप्टर में जब मैं आपको अच्छे अच्छे लॉजिक्स बताऊंगा तो उनको आपको स्टार्टिंग में सुनना है, सीखना है, बाद में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रभावी नाभिकीय आवेश। हल्की सी बात बता रहा हूं इसके बारे में। देखो आपको ये बात पता है, जैसे आपका नाभिक है, नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, अलग अलग कोश होते हैं। एक कोश है मान लो एक परमाणु में, ये दूसरा कोश है मान लो एक परमाणु में, ये तीसरा कोश है एक परमाणु में, ये चौथा कोश है एक परमाणु में। जो परमाणु का नाभिक है, अच्छे सीखना बेटा, जो परमाणु का नाभिक है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस कोश पर होगा? आप दिमाग लगा के बताओ खुद ही। जो कोश सबसे पास है, नाभिक का प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। जो कोश उसके बाद में है, नाभिक का प्रभाव उसके ऊपर थोड़ा कम होगा। जो और बाद में उस पर और कम होगा, जो और बाद में उस पर और कम होगा। मतलब जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे नाभिक का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। ठीक है, बाह्यतम कोश कौन सा है यहां पे इस एग्जांपल में? ये वाला है। बाह्यतम कोश के ऊपर पहुंचते पहुंचते नाभिक का जितना भी प्रभाव बचा है, आपको पता है यहां प्रभाव ज्यादा है, उससे कम या है, उससे कम है, सबसे कम बाह्यतम कोश पे होगा, हमेशा होगा। तो बाह्यतम कोश पे नाभिक का जितना भी प्रभाव बचा हुआ है उसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। Z सिंबल होता है परमाणु क्रमांक का, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब नाभिक एक तरह से। तो Z कितना इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव, इसको बोलते हैं Z इफेक्टिव। और Z इफेक्टिव को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ZEF बोलते हैं, ZEFF, ZEF बोलते हैं। तो वापस से एक बार समझेंगे कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके कोश बढ़ेंगे। और मान लो इस परमाणु के अंदर 4 कोश है, तो बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया। तो बाह्यतम कोश के ऊपर नाभिक का जितना भी प्रभाव बचा है या लग रहा है, या यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जितना भी अफेक्ट कर पा रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर जितनी भी ताकत ये दिखा पा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसी को हम क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव। उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नाभिक का प्रभाव अगर अपने बाह्यतम कोश पर ज्यादा है तो नाभिक उसको अपनी तरफ खींचे ऐसे, और नाभिक उसको अगर अपनी तरफ खींचेगा तो वो नाभिक के पास जाएगा, आकार क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना ज्यादा जेफ होता है उतना ही ज्यादा आकार होता है, सॉरी उतना ही कम आकार होता है। वापस से एक बार, नाभिक का प्रभाव अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अगर ज्यादा है तो वो खींचेगा, अगर वो खींचेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा।
और अगर जैफ कम है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका प्रभाव ही नहीं है, बहुत कम प्रभाव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी से दूर जाएगा और आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जितना जैफ कम होगा उतना ही आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर इसका उल्टा समझो तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि एक परमाणु है जिसका आकार कम है। आकार कम होने का मतलब क्या है, एक परमाणु है जो छोटा है, तो अगर परमाणु छोटा है तो नाभिक बाह्यतम कोश को अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो वहां पे आकार के छोटा होने पर जैफ क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और मैं कह रहा हूं परमाणु का आकार बहुत बड़ा है, तो अगर परमाणु का आकार बहुत बड़ा है तो नाभिक जो है, जो यहां बैठा हुआ है बीच में, वो बहुत दूर तक अपना प्रभाव दिखाएगा। और जब जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाओगे उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितना बड़ा आकार होगा नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोश पे उतना ही कम होगा। मतलब जितना आकार ज्यादा होगा उतना आपका जैफ जो है वो कम होगा। ये बात तो एकदम सही है। तो कहने का मतलब यार एक ही बात कह रहा हूं सिंपल सी, कि आकार और जैफ, आकार और जो जैफ है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सिंपल भाषा में बोले इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। सिंपल 36 का आंकड़े का मतलब होता है एक दूसरे के एंटी, दुश्मन एक दूसरे के। अगर आकार बढ़ेगा तो जैफ घटेगा, अगर आकार कम होगा तो जैफ बढ़ेगा। अगर आकार बढ़ा दिया जाए तो जैफ कम हो जाएगा, अगर आकार को कम कर दिया जाए तो जैफ बढ़ जाएगा। दोनों में एक दूसरे में 36 का आंकड़ा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कर लोगे, कर लोगे, कर पाओगे, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का समझ में आ गया ना सबके? गुड गुड, वेरी गुड। अब अपन इधर आते हैं वापस, आराम से सीखना। हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रेंशियम 7s1। क्या सीखे यार, क्या सीखे? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन में नाभिक के बाद एक ही कोश है, लिथियम में नाभिक के बाद 1s भी है 2s भी है, तो नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, 2। सोडियम में देखें तो नाभिक के पास 1 2 3 3 है। पोटेशियम की बात करें तो 4 होगा, पोटेशियम को चेक करोगे तो 1 2 3 4 होगा। तो अगर आप दिमाग लगाने में सक्षम हो तो आप ये बात बोल सकते हो, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोशों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर कोशों की संख्या बढ़ रही है, अगर कोशों की संख्या बढ़ रही है तो आप देख लो बाह्यतम कोश से दूरी, ये छोटा सा नाभिक है, परमाणु है, कोश बढ़ गए बड़ा त्रिज्या हो गई, और कोश बढ़ गए और बड़ी त्रिज्या हो गई, और कोश बढ़ गए और बड़ी त्रिज्या हो गई। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कोशों की संख्या बढ़ रही है। नंबर 1 2 3 4, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। और ये बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में ये बात मुझे कहनी नहीं पड़नी चाहिए, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे H के पास एक ही कोश है तो इतना छोटा है, 2 कोश है और बड़ा हो गया, 3 कोश है और बड़ा हो गया, 4 कोश है और बड़ा हो गया, क्योंकि बाह्यतम कोश से दूरी हुई तो त्रिज्या कहलाती है। सही है बात? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ऐसा ऊपर से नीचे आ रहे हो कोशों की संख्या बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जैफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं आवर्त में। तो आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आपको अच्छा समझ में आएगा। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, प्रोटॉन भी कितने हैं, 5। इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है अगर एक उदासीन तत्व है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन आप कह सकते हो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है तो आप बोलोगे सर 5 नंबर पे आ रहा है, 1s2 2s2 2p1 है सर, इसका है सर 2p2 बाह्यतम कोश का, इसका है सर 2p3, इनका है 2p4, इनका है 2p5। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या कोश बढ़ रहे हैं आपके? नहीं, कोश तो नहीं बढ़ रहे,
जो आपका नाभिक है, पहले भी दो कोष थे 1 और 2, अभी भी वही कोष है 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 1 और 2। बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाह्यतम कोष में देखें तो 2p में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो एक और चीज दिख रही है सर, प्रोटॉन यहाँ पे 5 है नाभिक में, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 9 हो गए। अब यहां जो हरकत हुई है ना, मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल से। आपको परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा हॉल है, दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, दोनों से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, परीक्षा हॉल में आपके टीचर को बोल दिया कि आपको यहां बैठना है, यहां आपका टीचर बैठेगा। परीक्षा हॉल में अभी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहां पे आपका टीचर बैठा हुआ है। कितने टीचर हैं? 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5, चलो मान लेता हूं कि टीचर है यहाँ पे अभी, है ना, ऐसा मान लेते हैं, वो टीचर बैठा हुआ है। अब मैंने कहा कि मैं बाहर से एक स्टूडेंट ऐड कर रहा हूं, मैंने बाहर से एक स्टूडेंट ऐड किया और यहां पे मैंने एक टीचर बढ़ा दिया। मैंने बाहर से फिर एक स्टूडेंट ऐड किया और मैंने यहां पे एक और टीचर बढ़ा दिया। मैंने बाहर से एक और स्टूडेंट ऐड किया और मैंने एक और टीचर बढ़ा दिया। मतलब पहले एक टीचर बैठ करके इतने बड़े एग्जामिनेशन हॉल को संभाल रहे थे, अब 2 टीचर बैठ के संभाल रहे हैं, फिर 3 टीचर बैठ के संभाल रहे हैं, फिर 4 टीचर बैठ के संभाल रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल उतने का उतना ही है, माना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं परंतु टीचर को उतने ही कमरे को संभालना है। तो आप अगर एक ही कमरे के अंदर स्टूडेंट बढ़ाते जाओगे और टीचर भी बढ़ाते जाओगे तो टीचर का जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर वो बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सेम केस। टीचर को कहा कि तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम यहां से हिलोगे नहीं। मैंने एक टीचर यहां पे रख दिया बच्चों के लिए। अब मैंने जो अगला इलेक्ट्रॉन या अगला बच्चा लेकर के आया उसको मैंने इस कमरे में बिठा दिया और टीचर मैंने यहां पे एक बढ़ा दिया। फिर मैं जब एक और बच्चा लेकर के आया तो उस बच्चे को मैंने तीसरे कमरे में बिठाया और टीचर को मैंने यहां पे एक बढ़ा दिया। दोनों ही केस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके हिसाब से ही टीचर बढ़ रहे हैं। यहां भी अगर आप 3 स्टूडेंट लेके आ रहे हो 3 टीचर बढ़ा रहे हो, यहां भी आप 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेकर के आए, आपने 3 टीचर बढ़ाए। परंतु फर्क है, यहां पे स्टूडेंट उसी कमरे में आ रहा है, एक ही कमरे में, और टीचर बढ़ते जा रहे हैं। तो टीचर का जो प्रभाव है स्टूडेंट्स के ऊपर वो बढ़ जाएगा और इस कमरे में चीटिंग नहीं होगी। यहां टीचर बढ़ रहे हैं परंतु टीचर को आपने बोल दिया यहां से हिलने का नहीं और स्टूडेंट को आप अलग अलग कमरे दिए जा रहे हो, तो यहां टीचर बढ़ने के बाद भी इस कमरे के अंदर चीटिंग होगी होगी। वो इतनी दूर से बैठ करके इसको नहीं संभाल सकता। समझ में आया ये एग्जांपल? अब अगर अपन इस एग्जांपल से समझें यहां पर तो एक बात समझ में आती है कि यार जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो माना कि प्रोटॉन तो यहां भी बढ़ रहे हैं, देखो आप प्रोटॉन यहां भी बढ़ रहे हैं परंतु साथ में कोषों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअल में ये वाला केस है कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मान लो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे हैं इसलिए प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होता जा रहा है और आपका जेफ जो है वो कम हो रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखी थी कि जेफ कम हो रहा है। परंतु जैसे जैसे आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उतना ही एरिया है आपके पास, उतना ही एरिया है। प्रोटॉन को पहले भी 2 कोष संभालने थे, अभी भी 2 कोष संभालने हैं, बट ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण वो उसके ऊपर ज्यादा ग्रिप कर पाएंगे और इस केस में जेफ बढ़ेगा। तो यहां ध्यान से देखना, यहां भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं परंतु क्योंकि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक का प्रभाव बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेफ बढ़ेगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल दे दिया मैंने, अब एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो ये एरिया है आपका, इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, इस एरिया की पॉपुलेशन जैसे ही थोड़ी सी बढ़ जाती है हम पुलिस वालों की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो इस एरिया की पॉपुलेशन 1 से बढ़ गई तो हमने एक पुलिस वाला और अपॉइंट कर दिया, 1 से और बढ़ गई हमने एक पुलिस वाला और अपॉइंट कर दिया, 1 से और बढ़ गई हमने एक पुलिस वाला और अटेम्प्ट बढ़ा दिया। तो यहां क्या हो रहा है, पुलिस वालों की संख्या बढ़ती जा रही है बट एरिया नहीं बढ़ रहा।
पहले भी पुलिस वालों को जो थाना क्षेत्र था वो उतना ही था, अभी भी थाना क्षेत्र उतना ही है, पर ज्यादा पुलिस वाले हैं। तो इस समय क्या होगा, पहला एक पुलिस वाला इस पूरे इलाके में गश्त करता था, अब 3 पुलिस वाले करेंगे, चोरी की गुंजाइश कम रहेगी। एक केस ये हो रहा है कि पुलिस थाना ये है, लोग बढ़ रहे हैं पड़ोस वाले गांव में और पुलिस वाले हम इसी थाने के अंदर बढ़ा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं अगले गांव में और पुलिस वाला हम इस थाने में बढ़ा रहे हैं। तो अब इसी थाने में इन 3 लोगों को यहां भी गश्त करनी है, यहां भी गश्त करनी है और यहां भी गश्त करनी है। मानव पुलिस वालों की संख्या बड़ी है, परंतु उनको इसी जगह से ये तीनों जगह संभालनी है, इन तीनों जगह एक साथ गश्त करनी है, जो कि मुश्किल है। तो यहाँ पे इस एरिया में चोरी होने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये वहां तक पहुंचने में इनको टाइम लगेगा। थाना की जगह तो फिक्स है ना, यहां से गाड़ी लेके पहुंचने टाइम लगेगा ना, और यहाँ पे कुछ भी होता है अंदर कांड तो ज्यादा पुलिस वाले एक ही समय पर उतनी ही दूरी पर ज्यादा पहुंच जाएंगे और क्राइम होने के चांस कम रहेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अब समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कम क्राइम होंगे, लेस क्राइम, पुलिस वालों का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा रहेगा, और यहाँ पुलिस वाले ज्यादा होते हुए भी मोर क्राइम आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्राइम जो है वो ज्यादा होगा। बताओ समझ में आया क्या? तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये कहानी आती है सिंपल सी। अगर आप इस जगह देखेंगे तो पुलिस वालों की संख्या बढ़ने के बाद भी उनका प्रभाव कम है, और यहां आप देखें तो पुलिस वालों की संख्या बढ़ने पर प्रभाव ज्यादा हो रहा है। बस ये वाली कहानी है। अब अपन ध्यान से वापस चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ एक छोटी सी बात लिख के इसको खत्म करते हैं कि जब हम आवर्त में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है, जिससे कि जैफ बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहा है तो उससे जैफ बढ़ जाता है। आप जानते हो कि जैफ और उसका 36 का आंकड़ा होता है, तो जैफ बढ़ेगा तो आपका आकार कम होगा। तो अगर जैफ बढ़ रहा है इसका मतलब, कहां रह गए, जैफ बढ़ रहा है इसका मतलब आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैफ बढ़ रहा है मतलब आकार कम हो जाएगा। जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं कमेंट करके बताओ, लॉजिक एग्जाम्पल सब समझ में आ गया आपको अच्छे से? एक बार और क्लियर कर देता हूं, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप नीचे गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ भी 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो प्रोटॉन भी बढ़े, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही वाला केस है कि प्रोटॉन को अपनी जगह फिक्स है, अब उसको पहले यहाँ एक शेल संभालना था, अब लिथियम के केस में उसको 2 शेल संभालने, सॉरी मैंने सोडियम का लिख दिया। लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बढ़े हैं पर प्रोटॉन के बढ़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा। सोडियम में प्रोटॉन 11 हो गए, ऊपर से और बढ़ गए, परंतु कोश भी तो बढ़ गया। तो कहने का मतलब वही है कि भले ही आप एग्जामिनर बढ़ा रहे हो, बट बच्चा तो अगले कमरे में जाके बैठ रहा है और एग्जामिनर को यहां से बैठ करके बच्चे को संभालना है, तो उसका प्रभाव तो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे लिखते बहुत अच्छे से हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या, कमेंट करो यार, समझ में आ गया ना? आ गया ना समझ में? ठीक है, कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है तो उससे जैफ क्या होता है, कम होता है और आकार बढ़ता है। सिंपल सी बात है। और अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो मजेदार बात पता है क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने में बकनॉफ नहीं लेके देख लो आप, बकनॉफ, बकनॉफ लोगे तो समझ में आएगा कि इसका है 1s2 2s2 2p1। तो ध्यान से देखना, यहां पर 2 ही शेल है, 1 2, मतलब 1 2, बस 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने अंदर, 5 प्रोटॉन है। तो 5 प्रोटॉनों को मिलकर के यहां पे अपना प्रभाव दिखाना है। ठीक है, आगे वाले केस में गए, कार्बन में होता है 2p2, मतलब अब प्रोटॉन हो गए हैं 6 और कोश अभी भी 2 ही हैं, तो प्रोटॉन को 6 प्रोटॉनों को अभी इस जगह पर, उसी जगह पर अपना प्रभाव दिखाना है। आगे बढ़े, 2p3 मतलब हो गए हैं प्रोटॉन आपके पास 7 और 7 प्रोटॉनों को वही 2 शेल संभालने, 2p3, मतलब आप समझ रहे हो क्या रहा है, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है परंतु कोश की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आपके इस कमरे में एक स्टूडेंट आगे आके बैठता है तो एक टीचर आकर के यहाँ बैठ जाता है, और वो स्टूडेंट सेम कमरे में आ रहा है तो यहाँ टीचरों की संख्या बढ़ती जा रही है, कमरा उतना का उतना ही है, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा माहौल और एग्जाम में चीटिंग होने के चांस बहुत
कम हो जाएंगे। सही है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, और आगे गए तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है जेफ। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन, यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करते हैं। और समझने वाली बात है बहुत अच्छे से कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहे हैं तो उससे जेफ बढ़ रहा है, और जेफ के बढ़ने का मतलब है, जेफ और आकार का 36 का आंकड़ा, अगर जेफ बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन से बड़ा होता है कि लिथियम, हाँ जी सही बात है, यहां पे ऑर्डर कुछ इस तरह का चलता है आकार का, और यहां ऑर्डर देखें तो बी से कम होता है सी का आकार, उससे कम एन, उससे कम ओ, उससे कम एफ, यहां पे ये वाला सीन चलता है। तो अब तुमको रात को 2 बजे नींद में उठा के कोई पूछेगा कि आवर्त के अंदर और वर्ग में जाने पर आकार के साथ क्या होता है, तो आपके जुबान से निकलना चाहिए कि ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है, और अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है, जिससे कि जेफ बढ़ता है, और जेफ के बढ़ने से आकार कम होता है। इतना बोल के वापस हो जाना, बट ध्यान रखना कि आपको अगर नींद में भी पूछें तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, और जैव क्या होता है, अपने परमाणु के अंदर नाभिक का जो बाह्यतम कोश पर प्रभाव है उसको अपन जैव बोलते हैं। नाभिक का बाह्यतम कोश पर जितना भी प्रभाव जैव है, अगर आकार बड़ा होगा तो जैव कम होगा, क्योंकि अगर परमाणु का आकार बड़ा हो गया तो नाभिक बाह्यतम कोश पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाएगा, और आकार अगर छोटा रहेगा तो नाभिक की पकड़ बहुत ज्यादा रहेगी। तो आकार जितना बढ़ेगा जैव उतना ही कम होगा, आकार जितना कम होगा जैव उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन त्रिज्याओं के बारे में। तो मेटालिक त्रिज्या वापस समझा देता हूं एक बार। धातु के अंदर क्या होता है, परमाणु बड़े चंट होते हैं, एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ रहने का रीजन चाहिए, इनको प्यार मोहब्बत का रीजन चाहिए। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को बोलता है चले एक काम करते हैं, अपन दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। तो परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खुला छोड़ देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं परमाणु हो जाता है प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, इनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, प्यार मोहब्बत। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे Na+ का मन बहलाता रहता है, और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मजेदार चीज बनी है कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, और उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में इलेक्ट्रॉन के प्यार के चक्कर में ये सारे Na+ भटक रहे हैं। तो Na+ को कौन बांध के रख रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन 4 Na+ को बांध के रख सकता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन घूम रहा है, धनायन घूम रहे हैं। क्लियर। और यहां पे जब ये धात्विक बंध बनाए, इसका आधा कर दो इनके बीच की दूरी का, नाभिक की दूरी का, त्रिज्या मिल जाएगी आपको, वो है धात्विक त्रिज्या। जब दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो वो जितने पास आ पा रहे उतने पास ले आओ, आधा कर दो वॉन डेर वाल त्रिज्या। अगर वो सहसंयोजी बंध बना रहे हैं तो उनको सहसंयोजी बंध बनाने दो, उसके बाद उनके अंतर नाभिक दूरी का आधा कर दो, वो आपकी कहलाएगी सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको मस्त समझ में आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा, जहां आयनिक त्रिज्या भी तो पढ़नी है। इसका पार्ट 2 आएगा कल, और पार्ट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप अपवाद के बारे में पढ़ोगे, अपवाद एक्सेप्शन के बारे में पढ़ोगे कि क्या एक्सेप्शन होता है। बट हाँ, आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके रखना है। कल क्लास में आने से पहले आपको इस लेक्चर को एक बार वापस से दिमाग में रख के आना, सर ने क्या पढ़ाया था। मोटी मोटी चीज इतनी सी है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, जेफ कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेफ बढ़ता है, आकार कम होता है। सही है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ऊपर से नीचे जाएंगे कोश बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, जेफ कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में जा रहा है, जेफ बढ़ेगा, आकार कम हो जाएगा। सिंपल। और आपके माइंड मैपिंग के लिए मैं एक काम और कर देता हूं, दिमाग क्या इमेज को ज्यादा ध्यान रखता है ना, गंदी आदत दिमाग की, इमेज को ज्यादा ध्यान रखता है। तो याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर ऐसे बना देता हूं, आकार बढ़ रहा है, तो आपको फील आ जाएगा कि हाँ सही है आकार बढ़ रहा है, और उधर से उधर जाने पे आकार कम हो रहा है, ऐसा बना देता हूं। ठीक है, चलो डन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, नीचे नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, आज होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है परमाणु त्रिज्याएं जितनी पढ़ाई हैं उन सबकी परिभाषा कमेंट सेक्शन में लिखनी है। आज का होमवर्क है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है आकार का, वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, करके देखो, अच्छा लगता है। एक बार लिखोगे ना याद हो जाएगा, अगली बार बहुत मन करेगा, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद से लिखने लग जाओगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और नया चैनल IIT JEE का फ्राइडे को क्लास है, सब्सक्राइब करके रख लेना।